जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विद्यावासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज के दिन का श्री गणेश करते हैं। आज थोड़ा सा बदन में दर्द है, पता नहीं क्यों लेकिन ठीक है, सही हो जाएगा सब सारी चीज़ें। कोई ये दुख है तो दुख भी जाएगा और अगर रात हुई है तो दिन भी आएगा। बुरा समय है तो मेहनत कर, अच्छा भी समय आएगा। बस करता तो चला जा, करता तो चला जा, करता तो चला जा। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज हम टॉपिक, हमारा जो संविधान का हिस्सा है, हम संविधान को पढ़ रहे हैं। संविधान के सारे अनुच्छेदों को हम शुरू कवर किए हैं, जिसमें से अभी तक हम यहाँ पर अभी तक 43 तक हमने अनुच्छेद को करा दिया है। 43 अनुच्छेदों तक हम कर चुके हैं। अब आज हम 44 से शुरू करते हैं, जहाँ तक हो जाएगा। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हमारा संविधान और मजबूत बने, हमारा संविधान और ताकतवर बने, हमारा संविधान के सभी नियम देश में सर्वव्यापी रूप से समान रूप से लागू होते रहें। जो भी अभी तक अच्छे आर्टिकल्स लागू नहीं किए गए हैं, आशा है कि वह भी लागू किए जाएंगे। आशा है कि और उम्मीद है कि जो चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए, देश की ग्रोथ आगे बढ़ती रहनी चाहिए, देश की संपत्ति आगे बढ़ती रहनी चाहिए, लोगों का विकास होता रहे, लोगों को रोजगार मिलता रहे, लोगों को एक प्राकृतिक स्वच्छ हवा, जो मूलभूत ज़िंदगी की शुरुआत के लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ें मिलती रहें। लोगों को जो चीज़ें आवश्यक हो, जो सुचारू रूप से सही है, जो चीज़ें आवश्यक है, लोगों को मिलती रहनी चाहिए। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज के दिन का श्री गणेश करते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेदों से हमने अभी तक 43 अनुच्छेद कर चुके हैं। अब आज से हम 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 तक हम जाएंगे। जो चीज़ें हमारे देश में अभी तक लिख दी गई हैं, बस केवल लिख दी गई हैं, वह भी चीज़ें ज़रूरी है और लोगों को भी चाहिए कि जब रोज़गार ना मिल रहा हो तो वह खुद रोज़गार क्रिएट करने का प्रयास करें। जब सरकार 2 करोड़ बोलकर चिल्लाकर 6-7 साल भर चिल्लाकर सत्ता में आई, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कितने लोगों को अभी तक दिया? अगर 2 करोड़ रोजगार मिले होते तो आज देश की इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर गई होती कि आज हम चीन के टक्कर दे रहे होते हैं। 2014 से 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, आज हो गए 2026। अभी तक हम 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 12 साल हो गए। 12 दूनी 24 करोड़ हम तक अब तक रोजगार दे चुके होते।
लेकिन रोजगार तभी मिलेगा जब देश में उद्योग लगे जाएंगे, देश की कंपनियों का विकास होगा, जब हमारे अधिकारी भ्रष्ट ना होकर हमारे देश के लिए सोचेंगे। दो ही लोग हैं जो देश के बारे में सोचेंगे और अपने आकांक्षाओं को, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखेंगे। वह है पॉलिटिकल लोग और दूसरे हमारे अधिकारी। ये दो ही लोग हैं। और लोग किस तरह से अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस काम करो, मेहनत करो, अपनी संपत्ति बढ़ाते रहो। जब लोगों की संपत्ति बढ़ेगी तो देश की भी संपत्ति बढ़ेगी। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सही व्यवस्था मिलेंगी तो देश के भी सही व्यवस्थाएं मिलेंगी। जब लोग अपने आप को सुचारू रूप से बेहतर करेंगे तो देश पूरी तरह से बेहतर होगा। जब लोग खेलों को बढ़ावा देंगे, लोग अपने खेलों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो अपने आप पूरा देश खेलों के मामले में आगे बढ़ेगा। हम भले ही क्रिकेट को मानते हैं अपने देश का खेल, जो पूरा देश है क्रिकेट को ही मानता है, लेकिन हम क्रिकेट में भी उतने नंबर 1 नहीं बन पाए जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक वक्त राज किया पूरे विश्व वर्ल्ड में। उस तरह के हम बॉलर नहीं ले आ पाए, उस तरह के बैट्समैन नहीं ले आ पाए जिस पर हम पूरा भरोसा करते कि ये बंदा जाएगा तो जिता कर ही आएगा, और बाद में पता चलता है कि 20 रन पहले ही आउट हो गए और इंडिया हार गई। कप्तान, कोच, पॉलिटिकल लोग जो खेल में घुस जाए तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। बात वो सब सारी चीज़ें छोड़िए। पॉलिटिकल ये बातें नहीं है, जो ठीक बातें हैं वो कर लेनी चाहिए, जो अच्छी बातें हैं वो कर लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ मन में दबा कर रखना आपके ऊपर ही बोझ पड़ेगा। आपको अगर मन साफ रखना है, खुला दिल रखना है, तो जो भी अंदर की चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, शेयर कर देनी चाहिए, बोल देना चाहिए। जो भी दिक्कत है, किसी को भी परेशानी है, सीधे सीधे जाकर उससे बोल दो कि ये नहीं चलेगा। तो अभी हम 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल नंबर 44 से शुरू करते हैं। 44 से यानी सबसे पहले हम हमारा संविधान और आर्टिकल नंबर 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर सकता है, और वह चाहे तो नहीं भी लागू कर सकता है। राज्य भारत के समान क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रयास करेगा। राज्य भारत के समान क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के लिए
सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून लागू करेगा। एक समान कानून लागू करेगा। लागू करेगा। और अगर हम इसके अंदर की हम अभी हम वन लाइनर में बात को कवर करते हैं, उसके आगे जब हम विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी देंगे, तब वो सारी चीज़ें पूरा आर्टिकल 1 से लेके 395 तक वो लगभग 200 लगभग 6 महीने तक चलेगा। अगर हम उस कवर को एक साथ पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे तो उसको हम 6 महीने में पूरा करेंगे, जितना समय लगेगा, लेकिन हम इसे भी वन लाइनर में ही बात करेंगे। और आर्टिकल नंबर हम 45 की बात करें तो 45 में ये चीज़ें ज़रूरी है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल किया जाएगा। देखभाल राज्य सरकार द्वारा देखभाल किया जाएगा। बच्चों को देखभाल किया जाएगा, यानी देखभाल में यानी अब जो बच्चे खान पीन से, जब देश के लोगों को खान पीन की जो बुनियादी बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं में जब रोटी कपड़ा मकान चीज़ों को, और रोटी कपड़ा मकान और पैसा, ये चारों चीज़ें जब देश के लोगों को पर्याप्त रूप से मिलती रहेंगी तब देश का विकास होगा। रोटी कपड़ा मकान और पैसा, जब ये सारी चीज़ें हमेशा सुचारू रूप से मिलती रहेंगी तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, देश में बेरोजगारी नहीं होगी, देश की प्रगति नहीं रुकेगी। जब लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी तरह आज की रोटी कपड़े के मकान की आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए, तो कैसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि देश की प्रगति हो रही है? देश तो अभी बुनियादी सुविधाओं में ही पड़ा हुआ है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो और इसमें उम्र की बात की गई है। 0 से 6, जब जन्म लेते ही बच्चे को सही शिक्षा और 6 वर्ष तक शिक्षा क्या देखभाल, जैसे कि दूध बच्चे को मिल पा रहा है कि आवश्यक पोषक मिल पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। और हम बात करें और आर्टिकल नंबर 46 की बात करें तो समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, SC/ST के लिए शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। समाज के कमज़ोर वर्गों यानी SC और ST जो है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर विशेष प्रावधान किया गया है।
विशेष प्रावधान किया गया है। 44 में यूसीसी लागू करने का अधिकार होगा राज्य सरकार के पास। और 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल की जाएगी। और 46 में समाज के कमजोर वर्गों में SC/ST के लिए शैक्षणिक संस्थान और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर विशेष प्रावधान दिया जाएगा। और बात करें 47 की, तो बात की जाए अगर 47 की, तो पोषणहार स्तर 47 पोषणहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। पोषणहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। और 48 में हमारा कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाएगा, यानी उनकी देखभाल की जाएगी। और 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थापकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थापकों और स्थानों व वस्तु का संरक्षण किया जाएगा। इसमें सीधी सी बात लिखी है कि राष्ट्रीय संस्थापकों यानी उनकी इज्जत की जाएगी जो हमारे देश को आज़ाद कराए। और जो हमारा मंदिर है, जो भी मंदिर है, और फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इमारतें हैं, और इन सभी को संरक्षित किया जाएगा, इन्हें तोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा। और 50 में हमारा कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। यानी इसमें कार्यपालिका के जो भी कार्य क्षमताएँ हैं, जो भी जहाँ तक उनकी कार्य करने की नियम है, और न्यायपालिका तक जहाँ तक कार्य करने के नियम है, वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिगृहित करना। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। यानी
अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, जब देखो हमेशा झगड़ा नहीं करते रहना है, शांति से देश को प्रोग्रेस ले आते रहो। और 51 ए में हमारा भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्यों को प्रावधानित करता है। मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया इसमें 51 ए में। मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारा जोड़ा गया 11 जो मौलिक कर्तव्य या रूस से लिया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया। और हमारा अगर भाग 5 की बात की जाए, जो यह सबसे बड़ा भाग है, इसमें हमारा 52 से लेके 151 तक है। इसमें सबसे पहले हम इसकी बात के लिए फिर से दोहरा ली जाए। 47 में पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। 48 में कृषि और पशुपालन के संरक्षण दिया जाएगा। और 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण किया जाएगा। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाएगी। और 51 ए में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य है जो 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम सबसे बड़े भाग 5 में जो हमारा संघ कार्यपालिका है और आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक सम्मिलित है सबसे बड़े भाग में। सबसे बड़े भाग इसमें हमारा भाग 5 और आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक है। इसमें पूरे 100 अनुच्छेद हैं। अगर हम 52 की बात, आर्टिकल इधर लिखे जाएंगे, आर्टिकल 52 की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति तिरपन में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि सारे जो भी कार्य किए जाएंगे राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो भी कार्य किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। जो भी एक दूसरे देशों के बीच जो भी संबंध बैठाए जाते हैं, जो भी उनके एक दूसरे के बीच जो भी कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम पर। बस प्रधानमंत्री उसे आगे बढ़ाता है उस कार्य को। और 53 हो गया। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा आर्टिकल निर्धारित करता है। इसमें निर्वाचन मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, एमपी एमएलए भाग लेंगे तो उनके बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां क्या होंगी,
हम्म राष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां क्या होंगी? एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कितने वर्ष तक का कार्यकाल होगा राष्ट्रपति का। और 56 हो गए। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचित किस तरह से हो सकता है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, यानी पुनर्निर्वाचन किस तरह से किया जा सकता है? हमारे देश के राष्ट्रपति एक ही बार अधिकतर बार बनते हैं। हमारा अगला राष्ट्रपति बदल जाते हैं। और जिस तरह से हमारे अभी तक एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति जो रहे हैं, वही अभी तक 2 बार रहे हैं। अन्यथा सारे राष्ट्रपति एक ही बार अपने कार्यकाल को पूरा करके अगला राष्ट्रपति चुना जाते हैं। और हमारा 58 की बात की जाए तो 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या योग्यताएं हैं बात की गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताओं की बात की गई है। 58 में योग्यताओं की बात की गई है। और 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है? राष्ट्रपति यानी क्या क्या होना आवश्यक हो? वह भारत का राष्ट्रपति भारत का व्यक्ति हो और फिर दिवालिया ना हो। ये सारी चीज़ें आवश्यक है पद के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बात की गई है। यानी 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किए गए। 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। और 55 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की रीतियां हैं। 56 में राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल की बात की गई है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं की बात की गई है। और राष्ट्रपति पद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी बात की गई है। और अगर हम बात करें, अब 59 हो गए, अब हम 60 की बात करते हैं। साठ की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। हाँ, अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई जिससे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया। भगवान करे ऐसी परिस्थिति न आए। और 61 में राष्ट्रपति सॉरी 61 में हमारा महाभियोग 61 यानी जब रिटायर होने का समय होता है। इससे इस तरह से याद कर सकते हैं, जब रिटायर होने वाला समय होता है
तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंधित प्रावधान है आर्टिकल नंबर 61 में। और आर्टिकल नंबर 60 को अगर हम बात की जाए तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है उल्लेख किया गया है, यानी राष्ट्रपति किस तरह से किसके सामने शपथ लेगा बात की गई। साथ में राष्ट्रपति शपथ लेना, राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई, राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई। 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है और 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की गई, यानी राष्ट्रपति हमेशा किसके सामने शपथ लेता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। और 62 में अगर हम बात की जाए तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए क्या निर्वाचन समय होगा और आकस्मिक रिक्ति के लिए करने वाले व्यक्तियों को कार्यकाल निर्धारण किया जाएगा जो 6 माह के अंदर किया जाएगा। राष्ट्रपति पद की रिक्तियों यानी जब राष्ट्रपति अगर खाली पद रहेगा तो 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति पद की रिक्तियाँ यानी जब राष्ट्रपति पद खाली रहेगा तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को चुनना आवश्यक है। और अगर इस समय राष्ट्रपति नहीं है तो उसका कार्यकाल उनका काम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए घर में कोई मालिक नहीं है, अगर कप्तान मान लीजिए देश का टीम का कप्तान इस समय बाहर चल रहा है तो उप कप्तान कप्तानी संभालने लगता है। देश का मालिक नहीं है तो देश के घर का सबसे बड़ा आदमी घर को देखता है। उसी तरह अगर राष्ट्रपति पद में रिक्ति है, खाली है पद, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यकाल देखेंगे। और 63 में हमारा सॉरी कुछ चीज़ें हमेशा गलत हो जाती हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं देखेंगे। उस समय अगर हमारे देश का राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति तो है ही है। कहाँ हम इन्हें भूल जा रहे हैं? उपराष्ट्रपति तो है ही है, तो उपराष्ट्रपति इस चीज़ को देखेंगे।